नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रसिद्ध छायावादी कवि और नाटककार जयशंकर प्रसाद की जो प्रसिद्ध नाट्य कृति है चंद्रगुप्त, उसके संबंध में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और नाटक का संक्षिप्त कथानक, ठीक, और नाटक के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम देखेंगे। और इसके लिए हम किस पुस्तक की मदद ले रहे हैं? आचार्य रामचंद्र तिवारी, जो रामचंद्र तिवारी की पुस्तक है हिंदी का गद्य साहित्य, वहाँ से हम सभी महत्वपूर्ण तथ्य चंद्रगुप्त नाटक के संबंध में देखेंगे। और यह नाटक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है, इसलिए इसके संबंध में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नाटककार जयशंकर प्रसाद ने कितने नाटकों की रचना की है। तो जयशंकर प्रसाद ने कुल 12 नाटकों की रचना की है, जिनमें उनके नाटक हैं जो कि यहाँ पर आप देखेंगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से दिए गए हैं। जैसे उनके नाटक हैं सज्जन 1910 ईस्वी, करुणालय 1913 ईस्वी, प्रायश्चित 1913 ईस्वी, राजश्री 1914 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, अजातशत्रु 1922 ईस्वी, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 ईस्वी, कामना 1927 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, एक घूंट 1929 ईस्वी, और चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, और ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। ये इन नाटकों का क्रम और प्रकाशन वर्ष है। और इन नाटकों में प्रसाद की नाट्य कला क्रमशः विकसित होती गई है। मतलब जो प्रसाद के बाद के नाटक हैं वह काफ़ी उत्कृष्ट नाटक हैं, जैसे कि स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, यह उनके उत्कृष्ट नाटक हैं। और जिनमें से उनके प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं चंद्रगुप्त जो नाटक है उसका कथानक क्या है। जैसा हम जानते हैं चंद्रगुप्त एक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक हैं। चाणक्य के मार्गदर्शन में और चाणक्य की सहायता से यह नंद वंश का विनाश करके और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, ठीक। तो उसी प्रसिद्ध चंद्रगुप्त को कथानायक बनाकर और उस घटना को आधार बना करके प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक लिखा हुआ है, ठीक। तो इसका संक्षिप्त कथानक जो है वह क्या है वह यहाँ हम देखते हैं। चंद्रगुप्त का कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं, कौन कौन सी इतिहास प्रसिद्ध घटनाएं हैं? अलछेंद्र यानी कि सिकंदर, अलछेंद्र का भारत पर आक्रमण, नंद वंश का नाश, सिल्यूकस का पराभव, सिल्यूकस जो कि अलछेंद्र यानी सिकंदर का सहयोगी था, उसका पराभव यानी पराजय, और चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। यानी कि इस नाटक में इन ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाया गया है। और इस नाटक में जो कार्य व्यापार है यानी जो घटनाएं हैं उसके दो प्रमुख केंद्र हैं, मगध और तक्षशिला। मगध में नंद विलासी और अत्याचारी है। मगध का जो सम्राट है, उस समय सम्राट था उन दिनों, वो कौन था? नंद, ठीक है, जो कि एक विलासी और अत्याचारी शासक था। षटकार, चाणक्य और चंद्रगुप्त उसके विरोधी हैं, ठीक है। नंद के दरबार में शिखा खींची जाने पर चाणक्य ने नंद वंश के नाश की प्रतिज्ञा की, और उधर भारत के पश्चिम क्षेत्रों में सिकंदर का आक्रमण होता है, ठीक। और पर्वतेश्वर यानी जिसको पुरु या पर्वतेश्वर के नाम से जाना जाता है, वह सिकंदर का सामना करता है, ठीक। वहीं आम भीख सिकंदर से मिल जाता है, ठीक। ये घटनाओं को हम संक्षिप्त रूप से देख रहे हैं। जो पर्वतेश्वर है और जो सिकंदर है उनके बीच युद्ध होता है। पर्वतेश्वर वीरतापूर्वक सिकंदर का सामना करता है, और बाद में पर्वतेश्वर और सिकंदर यानी पुरु और सिकंदर के बीच संधि हो जाती है। तक्षशिला के गुरुकुल में चंद्रगुप्त और मालव के राजकुमार सिंहरण और गंधार के राजकुमार आमभिक और राजकुमारी अलका तथा चाणक्य सभी एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं, ठीक है। कहाँ होते हैं? तक्षशिला के गुरुकुल में, जहाँ के गुरु हैं चाणक्य और बाकी सभी सिंहरण, आमभिक, अलका, ठीक, सब एक दूसरे से परिचित होते हैं।
चाणक्य की नीति के परिणाम स्वरूप मालव राजकुमार सिंहरण और शूद्रक गणराज्य मिलकर चंद्रगुप्त के नेतृत्व में अलछेंद्र का भीषण विरोध करते हैं। यानी अलछेंद्र यानी सिकंदर के आक्रमण का प्रतिरोध, ठीक है, सिकंदर के आक्रमण, भारत आक्रमण को रोकने के लिए, उसके प्रतिरोध के लिए चाणक्य की नीति के अनुसार सिंहरण, ठीक है, और शूद्रक गणराज्य ये सभी मिलकर चंद्रगुप्त की मदद करते हैं और चंद्रगुप्त के नेतृत्व में अलछेंद्र के भीषण आक्रमण को रोका जाता है। और इस युद्ध में अलछेंद्र यानी कि सिकंदर घायल हो जाता है और वह लौट जाता है, ठीक है, वापस लौट जाता है। वहीं गांधार राजकुमारी जो अलका हैं, ठीक है, वह अपने भाई का विरोध करके इन लोगों का साथ देती हैं, यानी चंद्रगुप्त, सिंहरण, इनका साथ देती हैं और सिंहरण से जो है जो अलका हैं उनका विवाह हो जाता है, ठीक है। मालव के राजकुमार सिंहरण से अलका का विवाह हो जाता है, ठीक। और नाटक के मध्य आते आते चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व निखर कर आता है। चंद्रगुप्त जो है अलछेंद्र के आक्रमण, भारत आक्रमण का प्रतिरोध करता है, उसमें वह नायक की भूमिका में उभरता है। और इस दौरान मगध की राजकुमारी कल्याणी, ग्रीक की राजकुमारी कार्नेलिया, ठीक, और सिंधु देश की स्वर्गीय कुसुम मालविका, ये तीनों का आकर्षण का केंद्र चंद्रगुप्त बन जाता है। यानी तीनों उनके प्रति, चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम भाव रखती हैं। चाणक्य आधे मगध का लोभ देकर पर्वतेश्वर को भी अपनी ओर कर लेता है। यानी कि चाणक्य के सानिध्य में सभी जाने लगते हैं, चंद्रगुप्त तो है ही, सिंहरण है, ठीक, अलका भी है, ठीक, शूद्रक गणराज्य भी है, और साथ ही चाणक्य जो है आधे मगध का लोभ देकर पर्वतेश्वर को भी अपनी ओर कर लेता है। और विद्रोह की तैयारी पूरी होने के बाद, ठीक है, मगध नरेश की राज्यसभा में चाणक्य, षटकार और चंद्रगुप्त पहुंचते हैं, ठीक। वहाँ पर नंद का जो एकमात्र सहायक मंत्री था, जो राक्षस, जो कि नंद का मंत्री था, वह पहले ही बंदी हो चुका है। कैसे? चाणक्य की कूटनीतियों से और नंद अपनी मूर्खता से अपने ही मंत्री राक्षस को बंदी बना लिया है। तो अब नंद के पास कोई सहायक भी नहीं बचा है और प्रजा में नंद के प्रति असंतोष का भाव भी जागृत हो चुका है। और ऐसी स्थिति में चाणक्य, षटकार और चंद्रगुप्त जो है मगध नरेश नंद की सभा में पहुंचते हैं और वहां षटकार नंद की हत्या कर देता है, ठीक। तो इस प्रकार नंद की हत्या होने के बाद जो है मगध का राजकुमार कौन घोषित हो जाता है? चंद्रगुप्त, ठीक। वहीं पर्वतेश्वर जो है उसकी हत्या कल्याणी द्वारा हो जाती है, ठीक है। पर्वतेश्वर की हत्या या पर्वतेश्वर जो है कल्याणी के द्वारा मारा जाता है और इसके बाद क्षुब्ध होकर कल्याणी स्वयं भी आत्महत्या कर लेती है। और राक्षस जो है, जो नंद का मंत्री रहता है, नंद के मृत्यु के बाद राक्षस जो कि उसका मंत्री रहता है, वो दक्षिणापथ से लौटते हुए चंद्रगुप्त को मारने का कुचक्र रचता है। तो चंद्रगुप्त को बचाने के लिए जो चंद्रगुप्त की प्रेमिका है मालविका, वह इस कुचक्र से, राक्षस द्वारा रचे गए कुचक्र से चंद्रगुप्त की रक्षा करते हुए स्वयं अपनी आत्माहुति दे देती है, यानी मालविका की मृत्यु हो जाती है। और इसी दौरान जो शैल्यूकस है, जो अलछेंद्र का सहयोगी रहता है, वह फिर से भारत पर आक्रमण करता है और इस समय आंभिक भी तब तक चंद्रगुप्त से मिल जाता है। तो इस प्रकार सभी मिल करके और उसका प्रतिरोध करते हैं। शैल्यूकस जो है भारत पर आक्रमण किया रहता है, तो चंद्रगुप्त से युद्ध में वो हार जाता है, ठीक। तो शैल्यूकस की भी हार हो जाती है और शैल्यूकस के हार होने के बाद चाणक्य की कूटनीति से शैल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का विवाह हो जाता है, एक तरह से संधि और शांति के रूप में। यहाँ पर चाणक्य एक प्रस्ताव, कार्नेलिया और चंद्रगुप्त के बीच के विवाह का प्रस्ताव रखते हुए चाणक्य ने एक कथन कहा है कि दो बालुका पूर्ण कगारों के बीच एक निर्मल स्रोत स्वनी का बहना आवश्यक है। यानी कि यूनानी आक्रमणकारियों या जो कह सकते हैं कि ग्रीक आक्रमणकारियों और भारत के बीच जो है शांति और संधि बनी रहे, इसके लिए चंद्रगुप्त से कार्नेलिया का विवाह संपन्न हो जाना चाहिए। और इस प्रकार चाणक्य के मध्यस्थता से शैल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का विवाह हो जाता है।
और मगध राज्य का राजा घोषित हो जाते हैं चंद्रगुप्त, और मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है और राक्षस प्रधानमंत्रित्व का पद ग्रहण करते हैं और चाणक्य जो है वन को प्रस्थान कर लेते हैं, वन चले जाते हैं। यह इस नाटक का संक्षिप्त कथानक है। ठीक है। और आगे रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक जो है प्रसाद की श्रेष्ठ रचना है। आलोचकों ने इसे प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना है। नाटक में ईसा पूर्व 327 ईस्वी यानी 327 ईसा पूर्व से लेकर 305 ईसा पूर्व तक की लगभग 22 वर्षों के संपूर्ण घटना चक्र को सजीव किया गया है। प्रसाद ने अपने संपूर्ण कौशल से कथा की एक सूत्रता तथा अनुविति की रक्षा की है। जो नाटक की अनुविति होती है, ठीक है, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, है ना, समय, स्थान तथा कार्य की एकता, इसको प्रसाद जी ने अपने कौशल के साथ इसकी रक्षा करने का प्रयास किया है। और लेकिन इस नाटक में भी घटना की बहुलता भी है, कमी नहीं है घटनाओं की। ठीक, चंद्रगुप्त के राज्यारोहण के साथ ही यदि नाटक समाप्त हो जाता तो सुंदर होता, ऐसा रामचंद्र तिवारी का मानना है। लेकिन नाटककार ने चंद्रगुप्त के पूर्ण उत्कर्ष के लिए शिल्यूकस विजय की घटना को अनिवार्य माना है। यानी मगध में मौर्य वंश की स्थापना के बाद भी शिल्यूकस के आक्रमण और शिल्यूकस पर विजय तथा कर्नेलिया से विवाह तक की घटनाओं को प्रसाद जी ने दिखाया है, और यह चंद्रगुप्त के उत्कर्ष के लिए उन्होंने इन घटनाओं को भी इसमें शामिल किया है। इस नाटक में पात्रों का अंतर्द्वंद भी दिखाया गया है और साथ ही युग युग के सूखे चाणक्य को हृदय प्रदान कर प्रसाद ने अपनी सहृदयता का परिचय दिया है। तात्पर्य यह है कि चाणक्य का भी इसमें चाणक्य को भी प्रेम भाव से भरा हुआ दिखलाया गया है इस नाटक में। तो इस प्रकार प्रसाद ने अपनी शास्त्रीयता का परिचय दिया है। शास्त्रीय दृष्टि से नाटक भारतीय आदर्शों के अधिक अनुकूल है। इसमें कार्य की अवस्थाएं, अर्थ, प्रकृतियां और संधियां सभी का संयोजन है। यानी कार्य की जितनी अवस्थाएं हैं, जो कि आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम माना जाता है, यह भी, इसका भी अच्छा संयोजन इस नाटक में देखने को मिलता है। अर्थ की जो प्रकृतियां हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य, इसका भी सुंदर संयोजन और सामंजस्य यहाँ देखने को मिलता है। तथा जितनी संधियां हैं, ठीक है, मुख संधि, प्रतिमुख, गर्भ, ठीक, विमर्श और निर्वहन, यह सभी संधियां भी इस नाटक में देखने को मिलती हैं। ठीक, रस की दृष्टि से यह नाटक वीर रस प्रधान है तथा श्रृंगार इसका इस नाटक में सहयोगी रस के रूप में है। नाटककार ने ऐतिहासिक दृष्टि से इस नाटक को पूर्ण बनाने की चेष्टा की है, यानी कि इसकी जो घटनाएं हैं वो पूर्णतः ऐतिहासिक हैं। तो इस नाटक में घटनाओं का प्राचुर्य है और सभी घटनाएं ऐतिहासिक हैं। ठीक, काल संकलन पर ध्यान नहीं दिया गया है, ऐसा रामचंद्र तिवारी जी इसकी आलोचनात्मक कुछ कमियों को और ध्यान दिलाया है कि काल संकलन पर ध्यान नहीं दिया गया है। वस्तु योजना में स्थिरता आ गई है। यह नाटक कितने में है? 4 अंकों में है। तो 4 अंकों में ये जो नाटक है, 4 अंकों में प्रत्येक अंक का घटना चक्र अनेक स्थानों से जो है संबद्ध किया गया है, अतः वस्तु विधान थोड़ा बिखरा सा लगता है। ठीक, शास्त्रीय दृष्टि से नायक चंद्रगुप्त है और नायिका का प्रश्न अत्यंत जटिल है, क्योंकि इस नाटक में नायक तो चंद्रगुप्त है, नायिका इसमें कई सारी हैं, जैसे अलका भी एक महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाती है, कल्याणी भी है, मालविका भी है, कार्नेलिया भी है। तो इसमें नायिका का थोड़ा सा प्रश्न जटिल है। फिर भी शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार कार्नेलिया इस नाटक की नायिका है। तो नायक चंद्रगुप्त है और नायिका हम कार्नेलिया को मान सकते हैं। कल्याणी की सहसा आत्महत्या कराकर कार्नेलिया को इस पद का अधिकारी बनाया गया है। यानी अगर कल्याणी का आत्महत्या नहीं की होती कल्याणी, तो कल्याणी इस नाटक की नायिका होती, लेकिन कल्याणी सहसा आत्महत्या कर लेती है और इस चंद्रगुप्त की जो प्रणयनी बनती है, चंद्रगुप्त की जो विवाहिता बनती हैं, वो कार्नेलिया है। और इस प्रकार कार्नेलिया इस नाटक की नायिका है और चंद्रगुप्त इस नाटक का नायक है। ठीक, इस नाटक में राष्ट्रीयता की भावना पर पर्याप्त बल दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से चंद्रगुप्त नाटक के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को।
और यह सभी तथ्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण पात्रों के नाम हमें देखने को मिल गए हैं। जैसे चंद्रगुप्त नाटक के जो पात्र हैं वो कौन कौन से हैं, वो है नंद है जो मगध का सम्राट है, नंद, फिर षटकार, चाणक्य, चंद्रगुप्त, इसके बाद सिकंदर हैं, पर्वतेश्वर यानी कि पुरु है और आम्भिक है। ठीक, इसके बाद से सिंहरण है, ठीक, आम्भिक है, अलका है, चाणक्य हैं, इसके अलावा कल्याणी हैं, कार्नेलिया और मालविका हैं, इसके अलावा नंद का मंत्री राक्षस हैं। ठीक, तो ये सारे पात्र हैं इस नाटक के महत्वपूर्ण पात्र। ठीक, तो हमने यहाँ पर देख लिया नाटक के कथानक, नाटक का प्रकाशन वर्ष, नाटक के महत्वपूर्ण पात्रों को और नाटक में जो घटनाएं हैं वो किस समय की ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आज हमने यहाँ पर देखा। उम्मीद करते हैं कि यह सभी तथ्य परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होंगे और ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।